हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूज एंड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में चर्चा की गई प्रश्नों से आगे की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी को प्राइम नंबर्स यानी सभाज्य संख्याएं नहीं हैं? ऑप्शन में ए में दिया गया है 18, 125, बी में दिया गया है 52 और 81, सी में दिया गया है 143 और 221 और डी में दिया गया है 37 और 56। हमें इन चार ऑप्शनों में एक ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो सभाज्य संख्याएं नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि अगर दो संख्याओं के फैक्टर यानी गुणनखंड में एक के अलावा और कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो ऐसी स्थिति में ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसे समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वे होते हैं, जैसे हमें यहाँ ऑप्शन में 18 दिया गया है, तो 18 से छोटी वे सभी संख्याएं जो 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करती हैं यानी पूरी तरीके से इसे विभाजित करती हैं, वे सभी संख्याएं 18 के फैक्टर कहलाएंगी। उसी तरह से अगर हम यहाँ 125 के फैक्टर से देखें तो 125 से छोटी वे सभी संख्याएं जो 125 को पूरी तरीके से विभाजित करती हैं, वे सभी संख्याएं 125 के फैक्टर्स कहलाएंगी। अब हमें ये पता लगाना है कि वह ऑप्शन कौन सा है जो सभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर इन ऑप्शनों में दी गई दो संख्याएं हैं, पहले ऑप्शन में दिया गया है ए में दिया गया 18 और 125, तो हम ये पता करेंगे कि क्या कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करता हो। अगर ऐसा हमें नहीं मिलता है तो हम ये मान लेंगे कि ये सभाज्य संख्या हैं। अगर मिल जाता है कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर जो इन दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता है यानी पूरी तरीके से विभाजित करता है, तो हम ये कहेंगे कि ये संख्याएं यानी ये संख्याओं का जोड़ा सभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहले इस ऑप्शन में हम 18 से नीचे की वे सभी संख्याएं चेक करते हैं यानी 18 के वे सारे फैक्टर्स चेक करते हैं, तो हम पाते हैं कि 18 से छोटी संख्याओं को अगर हम लें तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक को इसमें हम काउंट नहीं करते। एक क्योंकि एक सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, इसी तरह से एक को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो 18 से छोटी संख्याओं को हम एक एक करके चेक करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि 18 को 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है, उसी तरह से 3 भी 18 को पूरी तरीके से विभाजित करता है, 6 भी 18 को विभाजित करता है, 9 भी 18 को पूरी तरीके से विभाजित करता है और 18 स्वयं 18 से विभाजित होता है। अब यही कॉमन फैक्टर हमें 125 के फैक्टर्स में ढूंढना है। जैसा कि 2 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए इन 2 संख्याओं में से हम सबसे छोटी संख्या के फैक्टर्स को पकड़ते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि 18 से ऊपर की जो भी फैक्टर्स होंगे वो 18 को डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसा आपको भी पता है, क्योंकि 18 से जो भी बड़ी संख्याएं होंगी वो 18 को डिवाइड नहीं करेंगी। तो जाहिर सी बात है, जब 18 को डिवाइड नहीं करेगा तो एक संख्या इसमें छूट जाएगा। तो हम इसमें छोटी संख्या को पकड़ते हैं, उस छोटी संख्या के सारे फैक्टर्स निकालते हैं, तो हमें वो फैक्टर्स मिले 2, 3, 6, 9। अब इन फैक्टरों से 2, 6, 9 से 125 को डिवाइड करके चेक करते हैं। चलिए चेक करके देखते हैं। 2 से 125 डिवाइड नहीं होता है, उसी तरह 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, 6 से भी डिवाइड नहीं होता है और 9 से भी डिवाइड नहीं होता है।
यानी कि ये दोनों संख्याएं 18 और 125 आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर्स हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑप्शन में हमें जो दिया गया है और क्वेश्चन में कहे अनुसार हमें सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, उस ऑप्शन को ढूंढना है, जबकि ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं। अब हम जब बी ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ 52 और 81 दिया गया है। जब हम 52 के सारे फैक्टर्स और 81 के सारे फैक्टर्स को चेक करेंगे तो हम यहाँ पाएंगे कि 52 और 81 भी आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। सी ऑप्शन में दिया गया है 143 और 221। जैसा कि हमें पता है कि 11 इंटू 13 इजकल टू होता है 143, उसी तरह से 13 इंटू 17 इजकल टू होता है 221। अब यहाँ हमें चेक करना होगा, यहाँ तो हमने देख लिया कि 13 दोनों में कॉमन है, यानी 13 एक ऐसा फैक्टर है इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करता है। इस तरह से ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य नहीं हैं। सहअभाज्य का शर्त यह है कि कोई भी ऐसा फैक्टर मौजूद ना हो जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करे। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। आप डी को अपने से चेक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, यानी कि मान निकालें। यहाँ दिया गया है 9825 प्लस 628 प्लस 7345 प्लस 9। कहा जा रहा है कि इनको जोड़ करके इनका मान ज्ञात करें। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो कन्वेंशनल मेथड, यानी कि पारंपरिक तरीका, जिसमें हम संख्याओं को ऊपर नीचे लिख करके ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले किसी एक संख्या को लिखते हैं, फिर दूसरी संख्या के इकाई अंक को इस संख्या के नीचे लिखते हैं, यानी इकाई अंक के नीचे इकाई अंक को लिखते हैं और फिर बाकी बची संख्याओं को आगे लिखते चले जाते हैं। यही मेथड इसके साथ भी करते हैं। इसके इकाई अंक को इन दोनों के इकाई अंक के नीचे लिखते हैं, जो बाकी संख्या बचता है उसे लिखते चले जाते हैं। इसे भी उतार करके हमने यहाँ उतार लिया, यानी कि इस मेथड में इकाई अंक के नीचे इकाई अंक को, दहाई अंक के नीचे दहाई अंक को, सैकड़ा अंक के नीचे सैकड़े अंक को और हजार अंक के नीचे हजार अंकों को रख देते हैं। फिर इसे हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत ही कम समय मिलता है। ऐसे में कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसे डायरेक्ट मेथड से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। डायरेक्ट मेथड से ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस सेम रहता है। यहाँ भी हम इकाई अंकों को एक साथ ऐड करते हैं, दहाई अंकों को एक साथ ऐड करते हैं, सैकड़े के स्थान को एक साथ ऐड करते हैं और हजार वाले अंकों को भी एक साथ ऐड करते हैं। यही प्रोसेस यहाँ भी होता है, लेकिन हम यहाँ ऊपर नीचे लिखते हैं, हम यहाँ ऊपर नीचे नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट ऐड करते चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस अंक का इकाई अंक 9 है, इसका 5 है, इसका 8 है और इसका 5 है। सबसे पहले सारे अंकों का यानी सारे संख्याओं के इकाई अंकों को जोड़ते हैं। तो ये हो जाता है 9, 5 14, 8 22 और 5 27। 27 में 27 का हम लिखते हैं इकाई अंक 7, बाकी बच जाता है 27 में 2। जब हम दहाई के अंकों को ऐड करेंगे उसके एडिशन में हम 2 को ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस हर स्टेप में आगे चलता जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह 9 एक अंकों वाली एक संख्या है, यानी इसमें केवल एक अंक मौजूद है, वो इकाई। इसमें ना तो दहाई है, ना सैकड़ा है, ना हजार है। जबकि ये यहाँ पर
दहाई के स्थान पर 4 मौजूद है, यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि दहाई स्थान वाले अंकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ 4, 2 6, 2 8, 27 का जो 2 बचा था, 8 और 27 का 2 मिलकर के 10 हो गया। 10 का हम इकाई अंक 0 लिखते हैं, 0। 10 में से इकाई अंक 0 लिखने के बाद उसमें 1 बचता है। 1 को हम जब सैकड़ा का स्थान को ऐड करेंगे तो उसमें हम ऐड कर देते हैं। सैकड़े के स्थान को हम देखते हैं, 3, यहाँ पे कोई सैकड़ा नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 6 3 9, 9 8 17, और जो यहाँ पे 1 बचा हुआ था, 17 और 1 मिलकर के 18, 18 का इकाई अंक हम लिखते हैं 8। अब बचता है 18 में 1, यानी 18 में इकाई अंक 8 लिखने के बाद बचता है 1। इस 1 को जब हम 1000 के अंकों को जोड़ेंगे तो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर कोई 1000 मौजूद नहीं है, यहाँ पर 7 है, यानी 7, यहाँ भी कोई 1000 का अंक मौजूद नहीं है, यहाँ 9 है, 7 और 9 16, और जो 1 बचा हुआ था 18 का वो मिलके बन गया 16 1 17। 17 को वैसे के वैसे हम लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अब 1000 के बाद कोई भी अंक मौजूद नहीं है, तो जो एडिशन फाइनल आता है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन उठता है कि जब हम इकाई के अंकों को जोड़ें या दहाई के अंकों को जोड़ते जाएं या सैकड़े के अंकों को जोड़ते जाएं और ये सीरीज यानी इन संख्याओं का सीरीज इतना लंबा हो कि इनका एडिशन जोड़ यानी इकाई के अंकों का जोड़ या दहाई के अंकों का जोड़ 100 हो जाए या 100 के पार हो जाए या 1000 हो जाए या 1000 के पार हो जाए, वैसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे? अगर इकाई के अंकों का या दहाई के या और भी आगे के अंकों का योग 100 या 100 के पार हो जाए तो वैसी स्थिति में, जैसे सपोज दैट अगर उसका एडिशन इकाई के अंकों का एडिशन अगर 112 आ गया तो 12 में हम इकाई अंक 112 का 2 लिखेंगे एडिशन में, बाकी बचता है इसमें 11 को नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए जोड़ते जोड़ते अगर आ गया 1000 या 1000 के पार, जैसे कि अगर मान लीजिए आ गया 1005, तो वहाँ भी हम इकाई अंक को 5 ही लिखेंगे, यानी एडिशन जब हम करेंगे अगर उसका अंकों का योग आ गया 1005 तो वहाँ हम लिखेंगे 5, और जो ये बचता है 100 अगले अंक के स्थान के साथ वो ऐड हो जाता है। ये हर स्टेप पे ऐसा ही होता है, यानी जो भी एडिशन आएगा, एडिशन हम लिखते समय, फाइनल एडिशन लिखते समय, फाइनल जोड़ लिखते समय हम केवल इकाई स्थान को लिखते हैं और बाकी जो बच जाता है वो एक संख्या बनता है। जैसे 1000 में अगर हमने जोड़ते जोड़ते हमें प्राप्त हुआ 1005 तो हम फाइनल एडिशन में 5 लिखेंगे, और ये जो बच जाता है 100 ये अगले स्टेप के अंकों के साथ ऐड हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि एडिशन को शॉर्ट तरीके से हम कैसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 4267 प्लस 36 माइनस 699 माइनस 89। यहाँ कहा जा रहा है कि इनको सिंप्लीफाई करके इनका वैल्यू ज्ञात करें। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि ऐसे प्रश्नों का मतलब क्या है और इसे आसान तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ हम 4 दोस्तों की एक कहानी से इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये 4 दोस्त हैं, जॉन, श्याम, जूली और प्रवेश। जॉन के पास एक बटुआ है। इस बटुए में यानी जॉन के बटुए में 35 रुपीज़ यानी 35 रुपये मौजूद हैं। जॉन श्याम को 5 रुपये उधार दे रखा है, जबकि जॉन जूली से 10 रुपये और परवेज से 15 रुपये का उधार ले रखा है। यानी जॉन के पास जो आने वाले पैसे हैं वो 35 रुपीज़ जो कि उसके बटुए में मौजूद हैं, और श्याम से उसे लेना है 5 रुपये।
जबकि जो देने वाले पैसे हैं वो हैं जूली को 10 रुपये देना है और परवेज़ को 15 रुपये देना है। जो आने वाले पैसे हैं हम उसे प्लस में लिखते हैं, यानी +35, और श्याम से जो लेना है +5। जो जाने वाले पैसे हैं यानी जॉन के पास से जो पैसे जाने वाले हैं उसे हम माइनस में लिखते हैं, यानी नेगेटिव में लिखते हैं, -10 -15। जॉन के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम अपने सारे पैसे, यानी जिनसे मेरा पैसा उधार लेना है, मैंने जिनको उधार दे रखा है उससे अपना पैसा वापस ले लूं और जिनका उधार है उनको पैसा उनका वापस कर दूं। तो जॉन क्या करता है, श्याम से 5 रुपये ले लेता है। अब जॉन के पास पहले से 35 रुपीज़ और श्याम से 5 रुपये लेने के बाद अब उसके पास हो जाते हैं 40 रुपये। अब क्या करता है जॉन इस 40 रुपीज़ में से जूली को 10 रुपये दे देता है। 10 रुपये देने के बाद जॉन के पास 30 रुपये बचते हैं। इस 30 रुपये में से जॉन परवेज़ को भी 15 रुपये दे देता है। फाइनल जो जॉन के पास पैसे बचते हैं वो बचते हैं 15 रुपये। इस प्रकार इस लेन देन के पश्चात जॉन के पास कुल 15 रुपये बचते हैं। हम इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने के साथ साथ एक चीज़ हम यहाँ और समझ लें कि जो पैसे जॉन के पास आने वाले हैं उनके पहले हमने पॉजिटिव का साइन यानी कि धनात्मक का चिन्ह लगाया है, और जो जाने वाले हैं जॉन के पास से उनके आगे हम नेगेटिव का चिन्ह लगा रखा है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 4267 + 36 - 699 और -89। जब कोई भी संख्या स्वतंत्र रूप से लिखी गई हो या संख्याएं एक सीरीज में लिखी जाती हों, तो वहाँ जब पहली संख्या लिखी जाती है अगर उस संख्या के आगे कोई चिन्ह यानी कोई भी साइन मौजूद नहीं हो, यानी कि ना तो उसके आगे पॉजिटिव का साइन लिखा हो ना नेगेटिव का, तो ऐसा माना जाता है कि वो उस संख्या के आगे पॉजिटिव यानी धनात्मक का चिन्ह मौजूद है। अगर ये नेगेटिव में होता तो इसके आगे नेगेटिव अवश्य लिखा जाता है, यानी अगर ये संख्या ऋणात्मक होता तो इसके आगे माइनस का चिन्ह अवश्य लगा होता। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्लस चिन्ह वाले इसमें 2 संख्याएं मौजूद हैं, पहला 4267 और दूसरा 36, जबकि माइनस साइन वाले 2 संख्याएं मौजूद हैं, पहला 699 और दूसरा 89। इस प्लस को हम जॉन के पास आने वाले पैसे से कंपेयर कर सकते हैं और माइनस साइन वाले संख्याओं को जॉन के पास से जाने वाली संख्याओं के साथ तुलना कर सकते हैं। यानी कि जो प्लस साइन वाले हैं एक राशि के हैं और इन्हें हम एक साथ ऐड कर लेंगे, जो माइनस साइन वाले हैं इन्हें हम एक साथ ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम इसे एक साथ ऐड करते हैं। जब हम 4267 यानी 4267 + 36 करते हैं तो ये हो जाता है 4303। आप ऐड करके देख सकते हैं। जब हम 699 और 89 को एक साथ ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है -788। इनका वैल्यू यानी इस -699 और -89 मिलकर के बन गया 788। अब हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ प्लस साइन वाला संख्या माइनस साइन वाले यानी ऋणात्मक चिन्ह वाले संख्या से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि इस प्लस वाले में से माइनस साइन वाले को माइनस कर देंगे। जब माइनस करते हैं तो फाइनल वैल्यू आता है 3515। इस तरह से जो हमें फाइनल वैल्यू प्राप्त हुआ वो हुआ 3515। यानी हम कह सकते हैं कि इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए यानी इनका सिंप्लीफाई किया जाए तो वैल्यू प्राप्त होगा 3515। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, मान निकालें। यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ 4 संख्याएं दी गई हैं, इनको सॉल्व करके इनका वैल्यू प्राप्त करें। संख्याएं हैं -1234 + 738 -2721 -3608। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस में कुछ संख्याएं माइनस में हैं और कुछ प्लस में हैं। यहाँ 3 संख्याएं ऐसी हैं जो माइनस में हैं
और एक संख्या ऐसा है जो प्लस में है। इस कहानी को हम फिर जॉन के पास ले जाएंगे और देखेंगे कि इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं। हम जॉन की कहानी में वापस आते हैं। फिर वही कहानी कि जॉन के पास उस बटुए में 35 रुपीज़ है। जॉन श्याम को 5 रुपये उधार दे रखा है, जबकि जॉन जूली से 20 रुपये का उधार लिया है और परवेज से भी 30 रुपये का उधार लिया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि जॉन के पास टोटल 20 और 30 यानी कि 50 रुपये का कर्ज है, जबकि जॉन के पास जो आने वाले रुपए हैं वो है 35 और प्लस 5 यानी कि 40 रुपीज़। यानी अगर उधार अपना वापस मांग ले जॉन तो उसके पास हो जाते हैं 40 रुपये, जबकि उधार वो चुकता करने की कोशिश करे तो वो चुकता नहीं कर पाएगा, पूरा चुकता नहीं कर पाएगा उधार। क्यों? क्योंकि उसके पास जो मौजूद संख्याएं हो रही हैं 40 हो रही है और जो उधार है वो 50 है। यानी कि अगर उधार चुकता करने की कोशिश करे तब भी जॉन के ऊपर 10 रुपये का कर्ज बच जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सारे उधार को इकट्ठा जोड़ लिया, उसके पास जो आने वाले थे एक साथ कर लिया, उधार में से जो उसके पास मौजूद पैसे हैं उसको माइनस कर लिया। यानी 50 रुपीज़ का उधार और 40 रुपीज़ का उसके पास रिजर्व, 50 में से 40 को माइनस कर लिया। यानी माइनस साइन वाला संख्या ज़्यादा बड़ा है यहाँ। अब कितना बड़ा है? -10। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्लस वाला चिन्ह है, जब हम क्वेश्चन पे आते हैं ये आने वाले हैं और माइनस साइन वाले जॉन के पास से जाने वाले हैं। तो हम माइनस वाले सारे अंकों को इकट्ठा ऐड कर लेंगे। जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 7563 माइनस 7563। अब बचता है 738 प्लस हो जाता है 738। हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह वाला 7563 प्लस चिन्ह वाले 738 से बड़ा है संख्या में। रियल वैल्यू में बड़ा नहीं है, लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये संख्या बड़ा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर देते हैं। जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 6825 माइनस 6825। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अगर इसे हम सॉल्व करें तो जो हमारा वैल्यू मिलता है वो मिलता है -6825। थैंक्स फॉर वॉचिंग।